हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला न्यूजीलैंड वुमेन्स वर्सेस मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन और ऑकलैंड वुमेन के बीच में। तो ये मैच भी जो होने जा रहा है, आज का जो मैच जहाँ पे हुआ था वहीं पे, मतलब पुकेकोरा पार्क, न्यू प्लाईमाउथ, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन का होम ग्राउंड है। अगर आज के मैच के बारे में बात करें तो पूरा जो मैच था ना, अगर स्मॉल लीग की बात करूँ मैं, तो एक स्लॉट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। आइमा रिचर्डसन वर्सेस ब्रूक हैलिडे। ठीक है। जिन्होंने आइमा रिचर्डसन को लिया होगा उनका सही गया होगा। और ऑफ कोर्स अगर सिलेक्शन परसेंटेज टीम की बात करें तो बहुत लोगों ने आइमा रिचर्डसन को वाइस कैप्टन बनाया हुआ था। तो वहाँ पर एक इशू आ सकता था अगर आपने उनको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाया होगा। क्या है कि मुझे आइमा रिचर्डसन के अगेंस्ट में कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने वीडियो में उस तरह से उनके बारे में नहीं बताया था। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो फॉर्म है बैटिंग में, ब्रूक हैलिडे की बेटर थी। ऑफ कोर्स फॉर्म है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सस्ते में आउट नहीं हो सकती हैं। वो कम रन पे आउट हो गई। बॉलिंग भी उन्होंने ज़्यादा नहीं करवाई, जिन्होंने हमने सोचा था कि शायद वो ज़्यादा ओवर्स करवा सकती हैं, क्योंकि वो खुद भी कैप्टन है टीम की। तो कुछ भी सही नहीं गया था। और आइमा रिचर्डसन जो सिलेक्शन परसेंटेज वाइस कैप्टन थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिखाया। लेकिन अगर हम उस स्लॉट को छोड़ के बाकी चीज़ों की बात करें, जैसे कि एक अच्छा स्कोरिंग मैच हमने एक्सपेक्ट किया था वो हुआ। हमने केटी गढ़ी के बारे में बताया था वो भी हुआ। लगभग सब कुछ सही ही गया था। लेकिन वही एक स्लॉट हमने, मतलब मैं नहीं कहूँगा मिस कर दिया, लेकिन कहीं पे तो आपको कुछ करना था ही। ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जब भी आप थोड़ा इधर उधर करते हैं, तभी आप थोड़ा बहुत आउट ऑफ द लीग हो जाते हैं। ठीक है। और अगर सिलेक्शन परसेंटेज टीम्स बेटर करती है किसी मैच पर और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपकी टीम का परफॉर्मेंस ख़राब होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के पीछे भी लॉजिक होनी चाहिए, और हम उस लॉजिक पे ही काम करते हैं। ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि भाई हम जीत नहीं रहे, जीत नहीं रहे। देखिए, ये एक प्रोसेस है। ठीक है। आप डेली डेली किसी भी तरीके से नहीं जीत सकते, लेकिन अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि आप सिलेक्शन परसेंटेज देख के टीम बनाएं। ये एक प्रोसीड्योर है आपके टीम बनाने का। ऐसा हो सकता है कि आप किसी भी प्लेयर को रैंडम सिलेक्ट करें, उसको कैप्टन वाइस कैप्टन बना दें। ये भी एक प्रोसीड्योर है। और ये एक प्रोसीड्योर है जो हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब एनालिसिस करके, रिसर्च करके, हर एक प्लेयर को सिलेक्ट करने के पीछे लॉजिक ढूंढ रहे हैं और उसके बाद अपनी टीम बना रहे हैं। ज़रूरी नहीं हर मैच में ऐसा हो, और वुमेंस क्रिकेट में तो कतई नहीं, स्पेशली इस तरह के मैचेस में जहाँ पे क्रेडिट इशू हाई है, जहाँ पे गिने चुने परफॉर्मर्स ही परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप कंसिस्टेंसी की उम्मीद रख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा मैच्योर बनना पड़ेगा आपको। और अगर आप सोच रहे हो कि आप एक ही टीम बना दोगे और वही टीम सभी टीमों को मात कर देगी डेली डेली, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। मतलब न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट में तो ये पॉसिबल नहीं होता है, चाहे आप किसी भी क्रिकेट की बात कर लें। ये सब बातें मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो देखने के बावजूद भी लोग खुद से टीम नहीं बना पाते हैं। लोग कहते हैं कि टीम दो, टीम दो, और अगर हम कुछ सजेशंस दें तो उसके बाद भी लोगों के ऑब्जेक्शन होते हैं कि आपने टीम दिया, हम मतलब ये आपने सजेशन दिया और हम अच्छा नहीं कर पाए, तो बंदा चाहे तो कहाँ जाए। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि वीडियो को देखो, अगर आपके पास थोड़ा बहुत दिमाग है तो उसको यूज़ करो, और अगर नहीं है तो जाने दो। वीडियो वगैरह आपके कोई बल्ले बल्ले वाली नहीं है, खुद से जो मर्जी आप करो। अगर कहीं से कॉपी करनी है कॉपी करो, और अगर आपको लगता है कि वहीं से आप डेली डेली जीतोगे तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप जीतोगे आपका ही भला, मुझे क्या होगा भला। तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी अगर आपको लगा है कि टाइम बर्बाद हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो और वो भी फ्री में। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी ये सब एनालिसिस करके खुद घर बैठ के खुद से टीम बना सकता था, लेकिन मैं आपके लिए ही ये सब कर रहा हूँ। उसके बाद अगर फीडबैक सही से नहीं आते हैं तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और आई होप आप लोग ये सब समझ सकते हो। चंद कुछ लोगों के लिए, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के फीडबैक जो है काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन चंद कुछ लोगों के लिए ही मूड ख़राब हो जाता है। और क्योंकि आप समझने की कोशिश करना कि जब आपका बुरा जाता है तब मेरा भी बुरा जाता है। ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है कि मैं खुद अच्छा कर रहा हूँ और आपको हरवा रहा हूँ, या फिर आपके लिए वो प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा भी ख़राब जा रहा है, लेकिन ऐसे फेजेस आते रहते हैं। ये कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि डेली डेली आप प्रॉफिट में ही रहोगे, आपका मतलब पैसा आता ही रहेगा। ठीक है। यहाँ पे 50-50 चांसेस होते हैं, जीत के भी और हार के भी। और अगर आप जीत को ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं जीत के टाइम के, तो आपको हार के बाद भी ओवर रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, है ना। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बातें हो गई हैं। पिछले सीज़न की तो बातें छोड़ देते हैं, ये सब पहले बता चुके हैं। आखिरी 5 T20 मैचेस की बात करें तो पिछले सीज़न के पहले तक ना ऑकलैंड वुमेन यहाँ पे फुल ऑन डोमिनेशन फेज उनका चल रहा था।
ठीक है, मतलब कोई कंपटीशन नहीं था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन का, जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं न्यूजीलैंड के डोमेस्टिक सर्किट में। लेकिन पिछले सीजन में दोनों ही टीमों में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ प्लेयर्स आए हैं, कुछ प्लेयर्स गए हैं। उसके बाद से ना सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल बदल गया है। वो क्या है, क्यों है, सब कुछ मैं दिखाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। इस ग्राउंड में अभी भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन को जीत की तलाश है, ठीक है। पिछले सीज़न में भी वो हारे थे 2 मैच, और इस सीज़न में भी मतलब आप देख सकते हैं जो पहला मैच वो खेले थे आज के मैच में, वहाँ पर भी उनको हार का ही सामना करना पड़ा था। ये कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने पिछले सीजन परफॉर्म करे थे। जल्दी से आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। तो 2 फेज़ में हम इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक है 2018-19 सीज़न तक, और उसके बाद है 2019-20 से, मतलब पिछले सीज़न में जो 2 मैचेस हुए हैं उससे, क्योंकि उसी के बाद टीमों में चेंजेस हुए हैं। अच्छा, तो देखते रहो। ऑकलैंड ने यहाँ पर बनाया था 112। ऐसे बैटिंग साइड ऑकलैंड का परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत खास कुछ नहीं रहा है, ठीक है, कभी भी। मतलब जब वो जीते थे तब भी नहीं, और अब जब वो हारे हैं तब तो ऑफकोर्स नहीं ही है। तो देखो यहाँ पर 112 रन बनाया था। हडलस्टोन नीचे से, केली नीचे से, रोजेमेरी मायर 2 विकेट, और ये कुछ बॉलर है वाटकिन, हैंसन वगैरह। सेंट्रल डिशेज ऑफकोर्स अच्छा नहीं कर पाई थी। पीटरसन के 3 विकेट, हडलस्टोन के बॉलिंग से ही विकेट थे आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ, और ये कुछ बॉलर थे जिन्होंने एक एक करके विकेट निकाले थे, केली और मैकनील, ठीक है। अगला मैच देखते हैं। तो यहाँ पर भी सेंट्रल डिशेज का कुछ खास नहीं रहा था परफॉर्मेंस। वाटकिन, रोए बॉलिंग से फिर से हडलस्टोन, आर्मस्ट्रॉन्ग, केली, पीटरसन के दोनों ही मैच में 3-3 करके विकेट थे। ऑकलैंड ने यहाँ पर चेस कर लिया था, लेकिन आप नोटिस करो कि जो जो बैट्समैनों के रन्स थे उनमें से किसी का भी नाम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनकी टीम के होकर खेलती थी मैडी ग्रीन, ठीक है। ये टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं ऑकलैंड की टीम में, तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी बड़ा इनिंग्स खेला था, ठीक है। उनके अलावा जो जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनमें से किसी का रन यहाँ पे नहीं था, तो मैडी ग्रीन ने यहाँ पर अच्छा पारी खेला था, इसीलिए 2 विकेट के नुकसान पर ही मामला जो है निपटा दिया था ऑकलैंड ने। अच्छा, उसके बाद आते हैं, फिर से आपको दिखेगा कि 91 फॉर 8, ठीक है। नीचे से ग्रेग और एनलो वैन डेवेंटर के कुछ रन्स थे। इस बार आर्मस्ट्रॉन्ग के 3 विकेट्स, साथ में ये बॉलर्स जो थे इनके एक एक विकेट हैं। ऑकलैंड ने यहाँ पर भी चेस कर लिया, और 3 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर भी किसी बैट्समैन के नाम को नहीं दिखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मैडी ग्रीन का ही एक बड़ा इनिंग्स था। बाकी प्लेयर्स ने कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करे होंगे, लेकिन उस तरह से बताने लायक कुछ नहीं। अच्छा, अगला मैच, और ये है आखिरी मैच जब दोनों टीमों में कोई चेंजेस नहीं हुए थे। यहाँ पर भी सेम चीज़, 106 फॉर 8। बॉलरों में से देखिए बॉलर के नाम बदलते रह रहे हैं कि कौन ज़्यादा विकेट लेंगी, ठीक है। आप नोटिस करेंगे यहाँ पर पीटरसन थी, केली थी, जिन्होंने 2-2 करके विकेट निकाले। यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग के 3 विकेट, और ये जो आखिरी जो 2 मैचेस हुए हैं यहाँ पर पीटरसन के 3-3 करके विकेट थे। तो पीटरसन ने इस फेज़ में जो है, अगर इस फेज़ की हम 4 मैचेस की बात करें तो ज़्यादा विकेट निकाले थे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, कंसिस्टेंटली उन्होंने ही ज़्यादा विकेट निकाले हैं, किसी और ने भी 2 करके विकेट निकाला होगा, और ये सब होता ही रहता है, ये सब चीज़ें आप ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, जो भी हो, तो सेंट्रल डिशेज यहाँ पर जो है खास कुछ कर नहीं पाई थी बैटिंग से। रोए के कुछ रन्स थे। ऑकलैंड की बैटिंग यहाँ पर कुछ खास हुई नहीं थी, लेकिन चेज हो गया था रन। रोजेमेरी मायर का यहाँ पर भी विकेट था। हडलस्टोन यहाँ पर उन्होंने रन बनाए थे। अच्छा, तो ये यहाँ तक एक फेज़ है। अभी देखो पिछले सीज़न से क्या हुआ। पिछले सीज़न में यहाँ तक आप देख रहे हैं ऑकलैंड ने सभी मैचेस जीते हैं, और चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे हों या फिर बैटिंग सेकंड में, हर मैच में उन्होंने जीत हासिल करा है। अभी पिछले सीज़न में क्या हुआ देखो, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम में आ गई है नैटाली डॉड, ठीक है। अभी इनके आने से क्या हुआ, जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मुश्किल से 110 के भीतर ही उनका जो मामला निपट रहा था पिछले साल तक, इस साल में आके रन बन गया 161 फॉर 3। वाटकिन तो थी ही, साथ में कनिंघहैम और डॉड, और यहाँ पे हडलस्टोन, पीटरसन के विकेट से। पीटरसन वैसे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रख रही हैं, आप नोटिस कर सकते हैं, कंसिस्टेंट इनका नाम है। ऑकलैंड चेस नहीं कर पाई, 139 फॉर 6, और यहाँ पे आपको दिख जाए केटी पर्किंस इन्होंने रन बनाए थे, बाकी इन्होंने कुछ 20-25 रन करके बनाए होंगे, लेकिन जो मतलब डोमिनेंस उनके बैटिंग से दिखाया था मैडी ग्रीन ने, वो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और यही चेंज है जो मैं वो कहने की कोशिश कर रहा था कि मैडी ग्रीन ऑकलैंड की टीम से जब भी गई, और नैटाली डॉड जो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम में जब भी इनका मतलब इंक्लूशन हुआ, तभी से ये सब चीज़ें बदली हैं दोनों ही टीमों के बारे में इस फिक्चर में। ये एक मैच था जहाँ पर वाटकिन फिर से रोजेमेरी मायर और ग्रेग के विकेट्स हैं, और आखिरी जो मैच है यहाँ पर भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने एक डिसेंट स्कोर खड़ा किया था 136 का। वाटकिन और डॉड यहाँ पर भी कॉमन थी। रोजेमेरी मायर एक बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर आपको दिख रही हैं। बॉलिंग से वही जो रहते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग, केली, हडलस्टोन और पीटरसन में से ही किसी का था।
बैटिंग में यहाँ पर भी कुछ खास नहीं कर पाई ऑकलैंड की टीम। फिर से यहाँ पर पर्किंस का रन था, हडलस्टोन, यहाँ पर भी हडलस्टोन, एक और नाम आपके सामने आ रही है केली, लेकिन चेज नहीं कर पाई ऑकलैंड की टीम। बॉलिंग से फिर से रोजेमेरी मायर, हैंसन और रोए के परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे। तो कुछ नाम आपके सामने कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, मतलब जब टीम में बदलाव आए थे और जब नहीं आए थे तब भी। रोजेमेरी मैन, हाडलस्टोन, ऑफकोर्स केटी पर्किंस, ये तो रहती ही, केटी पर्किंस माफ करना, जेस वाटकिन तो रहती ही हैं। इसके अलावा भी आपको एना पीटरसन, अरीने केली, ये सब कुछ नाम जो कंसिस्टेंटली रहते हैं, इनका नाम भी आपको देखने को मिल रहा है। और नेटाली डॉड, ये जब भी आई है ना इस टीम में, इन्होंने भाग्य बदल दिए हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के। बहुत बड़ा कुछ तो नहीं करा है, लेकिन जो रन इन्होंने बनाए हैं वो काफ़ी इफेक्टिव रहा है। यहाँ पर भी उन्होंने 40s बनाए थे, यहाँ पर भी 43, और साथ में जेस वाटकिन का तो है ही। और यहाँ पर कनिंगहैम ने एक मैच में रन बनाया था, दूसरे मैच में नहीं थी। तो ये है, और यही चीज़ है जो बदली है दोनों टीमों के मतलब टीम स्ट्रक्चर में और रिजल्ट्स में भी आप उसका इफेक्ट देख सकते हो। मैडी ग्रीन के जाने के बाद ऑकलैंड की बैटिंग थोड़ी सी मतलब हल्की हो चुकी है, ठीक है। जो डोमिनेंस उन्होंने दिखाया था बैटिंग से, वो यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रहा है। और डॉट के आने के बाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बैटिंग जो है काफ़ी अच्छी हुई है, ठीक है। तो यही चीज़ है बताने लायक। कुछ नाम आपने जो यहाँ से नोटिस करे हैं वो ऑफ कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी देखिए एक आध मैच में कोई कोई कर सकती है, जैसे केटी पर्किंस ऑफ कोर्स डिफ़ॉल्ट पिक हो जाती हैं बैटिंग से। इन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा हुआ है। इसके सिवाय रोए के कुछ कुछ मैचों में थे, वही जो नाम आपको पता ही है, जिनको आपको लेना होता है वही हैं, बस यही चीज़ है। लेकिन एक चीज़ जो कंसिस्टेंट हमें देखने को मिल रही है वो है ऑकलैंड के बैटिंग में इश्यूज़ मैं कहूँगा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट T20 साइड के हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग तो कभी भी है नहीं कि मतलब डोमिनेट कुछ कर पाए, इसीलिए इश्यूज़ ही आए हैं। उन्होंने ऑल आउट नहीं करा हुआ है ऑकलैंड की टीम को, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे 139 पर 6, जहाँ पर उन्होंने 161 बना दिया था खुद और चेज नहीं करने दिया, और यहाँ पर भी 5 ही विकेट गिरे थे, लेकिन इशू दिया उन्होंने, मतलब रन ज़्यादा बनाने नहीं दिए। और कंसिस्टेंसी में पर्किंस का नाम आपको दिख जाएगा, दोनों ही इनिंग्स में इन्होंने रन बनाए हुए थे। तो ये है सारी कहानी हेड टू हेड से, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मर्स में ये कुछ नाम हैं जो आपने नोटिस करे होंगे। रोज़मेरी मैयर एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मर के तौर पे सामने आ रही हैं और एक बहुत बड़े अलग हट के कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस भी बन सकती हैं आपके लिए। बैटिंग भी कर लेती हैं, ठीक है। अगर बैटिंग मतलब नंबर 6 तक तो बैटिंग को मिल ही जाती है। बॉलिंग में बहुत कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म करी जा रही है। एक मैच को छोड़कर बाकी के 6 जो मैच इन्होंने खेले हैं उनमें से 5 मैचों में ही 2-2 करके विकेट निकाले हुए हैं, ठीक है। ऑकलैंड के होकर पीटरसन, हडलस्टोन, केली सभी के कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं कुछ कुछ मैचों में। पीटरसन का कंपैरेटिवली बेटर रहा है। आपने देखा पहले जो हमने पहले हाफ का जो 4 मैच देखा वहाँ पर पीटरसन के खाते में काफ़ी सारे विकेट से। अच्छा, अभी आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में। इस ग्राउंड के बारे में हमने आखिरी मैच में ही बात करा हुआ है। तो मैंने बताया था इस ग्राउंड के बारे में कि हिस्टोरिकली उतना अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन ये तब की बात है जबकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम उतनी स्ट्रॉन्ग थी भी नहीं, मतलब उतनी अभी भी नहीं है, लेकिन जो चेंजेस अभी उनकी टीम में हैं वो तब नहीं थे। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स उन्होंने खेला भी था वेलिंगटन वुमेन और ऑकलैंड वुमेन के अगेंस्ट में, लेकिन पिछले सीजन में हालांकि थोड़ा सा बेटर उनका रहा था, एक मैच उन्होंने जीता भी था। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो 2018-19 सीज़न तक चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं थी, जहाँ से कि यहाँ पर देख सकते हो वेलिंगटन वुमेन से मैच था, एक तरफा वो हारी थी बॉलिंग में रोए और मायर। उसके बाद ये जो ऑकलैंड वाला मैच था, अच्छा ये है सेकेंड लास्ट मैच जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड में भिड़े थे। तो यहाँ से रोए का नाम फिर से आपको दिख रहा है, पीटरसन, केली 2 विकेट इनके खाते में थे। हालांकि ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे आई होप कि 1 विकेट कौन लेंगी और 2 विकेट कौन लेंगी, ये अभी बता पाना मुश्किल है वुमेन्स ओवर्स मैच में, क्योंकि सभी को लगभग इक्वली ओवर ही मिल रहे हैं जो मेन बॉलर्स होते हैं। इनमें से किसको विकेट मिल जाएगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी हो पीटरसन और केली के यहाँ पर 2-2 करके विकेट्स थे। हडलस्टोन के कुछ रन्स थे, मायर के विकेट यहाँ पर भी। तो ये है 18-19 सीज़न तक जहाँ पर दोनों ही मैच वो हारे थे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन। अच्छा, पिछले सीज़न में भी पहला मैच उनको हारना पड़ा था वेलिंगटन वुमेन के अगेंस्ट में। मायर का यहाँ पर भी विकेट था एक, और रोए के कुछ रन्स। तो रोए और मायर लगभग कॉन्सिस्टेंटली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो रख रही है। वाटकिन का यहाँ तक वैसे कुछ था नहीं, यहाँ पर एक विकेट खाली था। अच्छा, और पिछले सीजन में एकमात्र जीत जो है उन्होंने दर्ज करा था ऑकलैंड वुमेन के अगेंस्ट में इसी ग्राउंड पर, और यह है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पर भिड़े थे। तो यहाँ पर भी हडलस्टोन, पीटरसन इनके कुछ परफॉर्मेंसेस थे, डॉड यहाँ पर आ गई थी, वाटकिन थे, मायर का यहाँ पर भी 2 विकेट। मायर बार बार आपके सामने आ रही हैं, हेड टू हेड में भी आपने देखा, ग्राउंड में भी कंसिस्टेंटली उनका परफॉर्मेंस चल रहा है, और वाटकिन थी सामने।
और आखिरी जो मैच मतलब आज का जो मैच हुआ है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने बहुत ही मतलब अच्छी बल्लेबाजी करी थी। ठीक है, मायर का यहाँ पर भी 1 विकेट था, वाटकिन 2 विकेट, और बैटिंग से डॉड और वैंडरवेंटर, बाकी किसी ने भी उस तरह से खास कुछ नहीं करा। वाटकिन भी यहाँ पर बैटिंग से फेल हो चुकी थी, तो इसीलिए जो है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को जीत का सामना करना पड़ा था, मतलब जीत गई थी वो टीम। और जैसा मैंने कहा था उस वीडियो में कि रन्स यहाँ पे बनेंगे, इस फिक्सचर में बनते हैं, तो ये यहाँ पर हुआ भी था वैसे। तो अभी भी इस ग्राउंड में रिकॉर्ड्स जो है बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के होकर, स्पेशली उनकी बॉलिंग को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आपने नोटिस करी होगी, ये जो मैच वो जीते थे ना, यहाँ पर भी 139 कंसीड किया था। और अगर ऑलरेडी आपको समझ में आ ही चुका होगा कि इस तरह के फॉर्मेट में 139 रन मतलब बहुत ज़्यादा रन हो जाता है। 161 तो बहुत ज़्यादा था ही, लेकिन 139 भी काफ़ी ज़्यादा था। अगर यहाँ पर रन ज़्यादा नहीं बनते तो शायद यहाँ पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन को। तो बॉलिंग को लेकर एक इशू बन रहा है। भले ही आप कह सकते हैं कि रोजेमेरी मायर काफ़ी कंसिस्टेंटली काम कर रही हैं, लेकिन बाकी बॉलर्स को लेकर कंसिस्टेंसी की कमी है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो यहाँ से हम देख सकते हैं। बाकी रन्स तो यहाँ पे बने हैं, जो स्ट्रॉन्गर टीमें रही हैं उन्होंने रन्स बनाया है पिछले सीजन से, आप देख ही सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वेलिंगटन ने 170 बनाया था, उसके बाद यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए 161, उसके बाद यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए 161 फिट से। तो रन्स यहाँ पे बन रहे हैं, और पहले बैटिंग करने वाली टीमों के रन्स यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट तो नहीं है, जो भी टीम की बॉलिंग खराब है, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स क्योंकि वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन का ही रही है, तो उनके अगर रन बने हैं तो यही है कहानी। ठीक है, रन्स यहाँ पे बन जाते हैं। और बॉलिंग को लेकर एक इशू रहा है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन का। जो मैच वो एकमात्र जीते हैं, वहाँ पर भी बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं हुई थी, वो अलग बात है, उनके बैट्समैनों ने अच्छा रन बना दिया था, तो मैच वो जीत गए थे। तो ये है सारी चीज़ें। और यहाँ से जो परफॉर्मर्स हमें मिले हैं हेड टू हेड और ग्राउंड से, वो भी आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। लेकिन एक इशू है, ठीक है, जितने भी परफॉर्मर्स हैं, जितने भी प्लेयर्स के मैंने नाम बताया अभी तक, सबके जो क्रेडिट है किसी के 9 क्रेडिट से कम तो नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने टीम तो बनाई नहीं है। जब हम टीम बनाने जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम सारे 9 क्रेडिट के प्लेयर्स के ऊपर, 9 क्रेडिट के ऊपर वाले जो प्लेयर्स हैं, सबको लेने जाएंगे तो क्या क्रेडिट हम मैनेज कर पाएंगे। देखिए, अभी अगर क्रेडिट मैनेज नहीं होता है, मैं बहुत लोग नासमझ हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि अगर हम क्रेडिट मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हमें किसी को तो ड्रॉप करना पड़ेगा, और जिस भी प्लेयर को हम ड्रॉप करेंगे वो कोई बड़ी प्लेयर ही होंगी। ठीक है, और यह कोई लिखत नहीं है कि जिस प्लेयर को हम ड्रॉप करेंगे वो नहीं चलेंगी, चल सकती हैं, लेकिन आप सारे प्लेयर्स को लेके नहीं टीम बना सकते ना। 100 क्रेडिट है आपके पास अनफॉर्चुनेटली। तो ये चीज़ अगर आप समझ पा रहे हैं तो आगे देखिए वीडियो को, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को बंद कर दीजिए, डिसलाइक करिए और निकल जाइए। ठीक है, क्लियर सी बात है। प्लेइंग 11 में मुझे नहीं लगता कोई चेंज होना चाहिए दोनों ही टीमों की तरफ से। इस मैच पे जो आज वाला मैच हुआ था, बहुत सारे बॉलर्स को इस्तेमाल करी थी टीम ने सेंट्रल की टीम ने, लेकिन किसी भी बॉलर का उस तरह से ओवर ख़त्म नहीं करवाया था। तो ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, अगर सब कुछ एज प्लान चलता है उनके तरफ से, मतलब समझ लीजिए सामने वाली टीम के विकेट धराधर गिर रहे हैं, तब हो सकता है कि स्ट्राइक बॉलर के ओवर ख़त्म करवाया जाए। लेकिन अगर प्लान सही से नहीं चला तो किसी भी बॉलर को वो कभी भी विकेट मतलब ओवर दिलवा सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है किसी का भी ओवर ख़त्म नहीं हो। और ये सब चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता ग्राउंड में क्या होगा। ठीक है, और ऑकलैंड की तरफ से भी कोई चेंजेस की उम्मीद नहीं है। यहाँ से जिन प्लेयर्स के आपने देखा है, एना पीटरसन, बेला आर्मस्ट्रॉन्ग, एरिना केली, हडलस्टोन, स्पेशली मैं कहूँगा हडलस्टोन के बारे में, इनके काफ़ी सही रिकॉर्ड चल रहे हैं इस राउंड पर। इन सभी ने यहाँ पर अच्छा करा हुआ है। शशि शाहरी कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही हैं, दोनों ही मैच पर 20-25 रन करके बनाई हुई हैं इन्होंने, एक अच्छे क्रेडिट सेवर बन सकती हैं। बॉलिंग में फ्रैंक जोनास और जेस प्रसाद, ये दोनों ही पिछले मैच में अच्छा करी थी। जेस प्रसाद ने 2 विकेट निकाले थे, जोनास ने 1 विकेट निकाला था, यही डिफरेंस था बस, और इसीलिए जेस प्रसाद को लोग ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन जेस प्रसाद का क्रेडिट थोड़ा हाई हो सकता है, जो कि मुझे लगता है आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है आज के मैच में। और यहाँ पे कुछ खास बताने के लिए तो है नहीं। कैप्टन मैस्करन चॉइस की बात करें, वही नाम है, मैं बार बार ये सेम नाम नहीं बता रहा, जो नाम अपने ऊपर देखे, जो नाम अभी देखेंगे सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से, वही नाम है। सो बता के कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये रही सारी चीज़ें और एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। अभी देखिए 9 प्लेयर्स तक तो फिर भी चलो सही है। शशि शाहरी को मुझे लेना पड़ा है क्रेडिट सेव करवाने के लिए, मेरे पास 17.5 क्रेडिट अभी बची है, और 2 प्लेयर्स के स्लॉट। अभी देखो ऑलराउंडर सेक्शन में कौन कौन है। जेस वाटकिन है, हैना रोवे, बेला आर्मस्ट्रॉन्ग, एना पीटरसन, और मैं मिकाइला ग्रेग को छोड़ ही देता हूँ स्मॉल लीग के लिए, और एरिन केली जो भी नाम है इनका। 5 प्लेयर्स हैं। अभी आप बोलेंगे कि एक प्लेयर को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, समझ लो। तो अगर समझ लीजिए मैं किसी एक प्लेयर को छोड़ रहा हूँ, समझ लीजिए मैं फॉर एग्जांपल हैना रॉय को छोड़ रहा हूँ, आर्मस्ट्रॉन्ग को छोड़ रहा हूँ, हैना रॉय को ले रहा हूँ,
तो अभी आप कहेंगे कि आपने आर्मस्ट्रॉन्ग को छोड़ दिया, आर्मस्ट्रॉन्ग कल के मैच में 60 पॉइंट्स दे गए और हम हार गए। तो अब बताइए आप क्या करेंगे, है ना। क्रेडिट भी आपको बचाना है, आपको सारे प्लेयर्स लेने हैं और आप किसी प्लेयर को मिस भी नहीं करना चाहोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए अगर आपको मेरी सजेशन माननी है, ये है मेरा सजेशन, हो सकता है कि मैं इस तरह से जाऊं, क्योंकि मेरे पास 8 क्रेडिट है और 8 क्रेडिट की कोई भी बैट्समैन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बॉलरों में से आप क्रेडिट मैनेज करवा सकते हो, रोजेमेरी मैर और हडलस्टोन तो मैं मिस नहीं करना चाहता। फ्रैन जोनस पे आप एक रिस्क ले सकते हो, इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी बहुत कम है, तो यहाँ पर ग्रीन और एटकिंसन का ऑप्शन है। ग्रीन अगर 8 क्रेडिट लेके एक विकेट आपको दिलवा देती हैं तो आपका फ़ायदा ही हो जाएगा, और 8.5 क्रेडिट अगर बच जाए तो यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे वैन डेवेंटर हैं, वैन डेवेंटर ही है और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। तो समझ ऐसा। अभी मैं ऑलराउंडर सेक्शन की बात करता हूँ, क्योंकि यही आपका मैच जो है जितवाएगा या हरवाएगा, ठीक है। अच्छा, जेस वाटकिन डिफ़ॉल्ट पिक हैं, चाहे वो 10.5 क्रेडिट लें या कुछ लें, आपको लेना ही पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद एना पीटरसन, ये एक और डिफ़ॉल्ट पिक है। बॉलिंग के लिए याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, बॉलिंग के लिए ही मैं कहूँगा। बैटिंग से मैंने आखिरी मैच वीडियो में बताया हुआ है, अभी भी बताऊँगा कि ये उतने ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट है नहीं, लेकिन बॉलिंग के लिए मुझे इनको लेना है, ठीक है। उसके बाद हैना रोए हैं, फॉर्म पे नहीं दिख रही है, क्लियर सी बात है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ ना कुछ इन्होंने हमेशा ही करा हुआ है। बेला आर्मस्ट्रॉन्ग एक और आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर, और एरिन के लिए इन्होंने आखिरी मैच में काफ़ी अच्छा करा हुआ है, और इन सब से तो कम क्रेडिट ले रही हैं। तो ये है 5 ऑप्शन। अभी आप किसके ऊपर क्या सिलेक्शन प्रोसीड्योर आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, हैना रोए, बेला आर्मस्ट्रॉन्ग मैंने बता दिया फॉर्म पे नहीं है, ठीक है। एक आध विकेट की ही बात है, लेकिन 9.5 क्रेडिट लेकर अगर ये 30 पॉइंट्स तक भी देती हैं तो भी मुझे नहीं लगता कि आपका ज़्यादा फायदा होगा। एना पीटरसन ओपनिंग करेंगी, चाहे कितना भी बुरा हो जाए, 10-15 रन भी अगर बना दे और बॉलिंग पूरा लगभग करवेगी, ओपनिंग बैटिंग, तो इनको स्मॉल लीग में मिस करना मतलब बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो समझ लीजिए एना पीटरसन और वाटकिन हमारे लिए डिफ़ॉल्ट हो गई हैं। तो बाकी 2 स्लॉट बचे हैं, एरिन के लिए आपके लिए कम क्रेडिट में मिल जाएंगी, तो आप इनको ले सकते हैं, और बाकी आर्मस्ट्रॉन्ग और रोए में से आपको किसी एक को लेना पड़ेगा। अगर आप मेरी मानेंगे तो मैं कहूँगा रोए के बारे में, क्योंकि ग्राउंड में उनका परफॉर्मेंस बेटर है, ठीक है। और जिस तरह का बॉलिंग है ऑकलैंड का, सेंट्रल डिसीज की तरफ से कभी भी बैटिंग में दिक्कतें आ सकती हैं, और अगर ऐसा आता है तो रोए के पास प्रॉपर बैटिंग भी मिल जानी चाहिए। वो अलग बात है, ये फॉर्म पे तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन ऐसा। और आपने नोटिस करी होगी कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बॉलिंग इस ग्राउंड पे उस तरह से कभी भी अच्छी हुई नहीं है। ऑफ कोर्स उन्होंने एक मैच जीता है, लेकिन वो बैटिंग के ऊपर डिपेंड करके जीता है, ना ही बॉलिंग के ऊपर। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बताया कि आप रोए को ले सकते हैं, ये सिलेक्शन आपके ऊपर है, ठीक है। एरिन केली को कंसिस्टेंट रख के आप इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। बड़ी लीग में आप अगर ड्रॉप करना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि एना पीटरसन के ऊपर एक ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के सपोर्ट में अगर आप टीम बना रहे हो, स्पेशली तब, क्योंकि एना पीटरसन अगर समझ लीजिए बैटिंग में तो उनका कंसिस्टेंसी कमी है ही, तो अगर बॉलिंग में वो फेल हो जाती है तो आपके लिए 9.5 क्रेडिट वाली एक प्लेयर बच सकती है। अभी इन ऑलराउंडर में 4 ही प्लेयर्स को लेने हैं, ऐसी कोई मतलब लिखत नहीं है, क्योंकि इस स्लॉट्स के बाहर भी आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो मुझे लेना था, जैसे कि बॉलिंग में जेस प्रसाद या फ्रैन जोनस जैसे ऑप्शंस हैं, ये काफ़ी डिसेंट हो सकते हैं और कम क्रेडिट में मिल जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा आउट ऑफ द लीग करना चाहते हो तो ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, आप सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को लेके नहीं चल सकते। क्रेडिट अगर आपको बचानी है तो ऐसे कुछ प्लेयर्स को लेना पड़ेगा जो शायद आपको ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करके नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा लक का भी आपका जो है मामला आ जाएगा। और एक चीज़ और याद रखना, मैंने यहाँ पर ग्रीन को रखा है, ठीक है, जो 8 क्रेडिट सिर्फ क्रेडिट मैनेज करने के लिए रखा है, मेरा कोई पर्सनल फेवरेट इनके ऊपर नहीं है, तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है। अगर आप मेरी बात मानोगे और अगर आप पूछोगे मेरे से कि आप क्या करोगे, क्योंकि मैं हमेशा ही रिस्क लेना पसंद करता हूँ, तो मैं ये करूँगा कि मैं ग्रीन को भी हटा दूंगा, यहाँ से रोवे को भी हटा दूंगा, दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर मेरे को नहीं चाहिए, और उसके परिवर्तन पर मैं यहाँ पर प्रसाद को ले लूँगा और फ्रैंक जोनस को ले लूँगा। इससे क्या हो जाएगा कि मेरा जो बॉलिंग है यहाँ से वो पूरा सेट हो जाएगा। हडलस्टोन मेरे लिए बैटिंग भी कर देंगी। पीटरसन स्मॉल लीग है इसीलिए डिफ़ॉल्ट पिक, इनको कोई मतलब इनकी तरफ मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ। एरिन के लिए बेटर फॉर्म पर हैं, सारी भी क्रेडिट सेवर हैं, और केटी पर के डिफ़ॉल्ट पिक। और इन्हीं चारों के इन जो 4 ये प्लेयर्स मैंने लिए हैं, इनके ही भीतर मैं चाहूँगा कैप्टेंसी के लिए। और वाइस कैप्टन अगर मैं बताना अगर मैं समझ लीजिए वाटकिन मेरी कैप्टन हो गई, तो वाइस कैप्टनसी के लिए तो पीटरसन के साथ साड़ी दुनिया जा सकती है। हो सकता है कि मैं वाइस कैप्टन रोजमेरी मैर को बता दूँ, क्योंकि यहाँ मैं जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के
मतलब फाइट बैक या उनके सपोर्ट में कुछ चीज़ें देखनी है, तो इसीलिए। और रोज़मेरी मैयर आपने देखा है ग्राउंड में कमाल का रिकॉर्ड है, फिक्सचर में भी उनकी कंसिस्टेंटली परफॉर्म है। अगर वो 2 विकेट ले लेती है ना, 2 विकेट की ज़रूरत नहीं है, अगर वो किसी भी तरीके से मुझे 50 पॉइंट्स देती है तो वाइस कैप्टनसी का काम मेरे लिए हो जाएगा, अगर पीटरसन ज़्यादा पॉइंट्स उनसे नहीं देती है तो। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं। और ऑफ कोर्स ये रिस्की कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि 4 ऑलराउंडर्स, मैं आपको अभी लिख के दे सकता हूँ, 4 ऑलराउंडर्स 80% जनता जो होगी स्मॉल लीग में वो लेकर आएगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग नैटली डॉट पर भी रिस्क लें और यहाँ पे कार्डनशान को ले लें। मैं आपको बता सकता हूँ ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि सभी का मानना यही होगा कि नैटली डॉट तो ऑलराउंडर नहीं है, और वो बैटिंग से अगर फेल हो जाती हैं तो मतलब वो फेल ही हो गई, 9.5 क्रेडिट मेरा गया पानी में, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि नैटली डॉट को ड्रॉप मत करो, क्योंकि उनके आने के बाद क्या चेंजेस आए हैं सेंट्रल की तरफ से आपने ये नोटिस करी हुई है। कुछ सिलेक्शन आपको करने पड़ेंगे। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक स्मॉल लीग की टीम बनाकर ही पूरा काम जो है निपटा दूंगा, सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स को एक साइड में रख दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप स्मॉल लीग भी खेल रहे हो तो मिनिमम 2 कॉम्बोज बनाओ और बड़ी लीग में मल्टीपल कॉम्बिनेशन ट्राई करो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो जेस वाटकिन ऑफकोर्स स्मॉल लीग में डिफॉल्ट कैप्टनसी चॉइस बन जाती हैं। उसके बाद एना पीटरसन, इन दोनों के साथ बैट्समैनों में से देखना है तो केटी पर्किंस, इनके रिकॉर्ड्स इस ग्राउंड में भी उन्होंने जब भी खेला है रन बनाया है, फिक्सचर में भी ठीक ठाक है जो 2 मैच उन्होंने खेली हैं, और ये एक ऐसी बैट्समैन है इनके पास एबिलिटी है बड़ा इनिंग्स खेलने का। और बॉलरों में से देखना है तो हडलस्टोन, इनके काफ़ी डिसेंट रिकॉर्ड है, बैटिंग में भी उन्होंने कुछ मैच में रन बनाए हुए हैं, और रोजमेरी मैन। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।